अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट आज कुछ हम कहेंगे बियर परफॉर्मेंस विटनेस की गई, पूरे दिन एक रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई। काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स सेलिंग प्रेशर विटनेस करते रहे और एक लैक लस्टर बिहेवियर भी देखा गया गुड न्यूज़ के अमाउंट में, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ डेली बेसिस पे ट्रिगर्स आ रहे थे और जिसका इम्पैक्ट हम मार्केट के अंदर भी देख रहे थे। लेकिन आज के दिन हमने देखा एक तो सेलिंग प्रेशर, दूसरा जो कि ऑयल इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक प्रेशर देखा गया था रिसेंट पास्ट में। लेकिन अगर हम बात करें इस वीक के अंदर और बजट की एंटिसिपेशन के अंदर, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज के दिन हमने कुछ ऐसा देखा कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री के अंदर यानी ऑयल सेक्टर के अंदर देखा गया कि ओवरऑल बाइंग देखी जा सकती है, तो प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवरऑल अगर कंपाइल करें तमाम चीज़ों को, तो रेड परफॉर्मेंस देखी गई है मार्केट की और बियर्स का होल्ड आज मार्केट के अंदर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट के स्टैटिस्टिक्स। ओपन हुई मार्केट 48,480.90 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 48,544.65। माइनर सा इजाफा हम देख रहे हैं इंटरडे हाई पे। लोअर वॉज 48,115.84 एंड फाइनली क्लोजर 48,157.63 यानी कि 323.27 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 1,117.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए। इट मींस के 1 बिलियन आज क्रॉस किए हैं। अगर ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखा जाए 180.77 का इजाफा देखा गया है। 19.60 बिलियन रुपीस का काम हुआ है। अगर हम वैल्यू वाइज भी देखें तो 19 बिलियन रुपीस का काम, इट मींस के इट्स अ गुड साइन। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज कीपिंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.17 के इजाफे के साथ। 4.01 पे क्लोजर। 243.17 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सिल्क बैंक सेकंड स्कॉट पे 0.23 का इजाफा। 1.80 पे क्लोजर। 188.56 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.09 का डिक्लाइन देखा गया। 4.36 पे क्लोजर रहा। 57.43 का कारोबार रहा। वही स्क्रिप्ट जिनमें कल गिरावट देखी गई थी, आज कुछ बाइंग देखी जा रही है और वो पेनी स्क्रिप्ट जो कि कुछ देखा जा रहा था न्यूज़ की हद तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं, यहाँ भी कुछ अब आज प्रेशर देखा गया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बजट के अंदर बात की गई है एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कि इसका अमाउंट डबल कर दिया गया है। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। तालीम किसी भी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और इस बात से कोई भी इंकारी नहीं। कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क की तरक्की को जांचना हो तो उसके तालीमी निज़ाम को देखते हुए इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि तालीम के बिना तरक्की का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने नए माली साल 2021 और 22 के लिए विफाकी बजट पेश कर दिया है। इस बजट की खास बात ये थी कि विफाकी हुकूमत ने कोई नया टैक्स आयद नहीं किया। मौजूदा बजट में कौम को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई है, जबकि इसके अलावा HEC के लिए भी अलहदा से एक मखसूस हिस्सा रखा गया है। जबकि PSDP के तहत चलने वाले विफाकी तालीमी और पेशेवराना स्कीम्स के लिए भी मुख्तस की गई रकम अलग से है। हुकूमत ने 2021-22 के वफाकी बजट में 21वीं सदी की जदीद तरजीहात को सामने रखते हुए रिसर्च, रोबोट्स, मस्नूई ज़हानत और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को मजीद मुआवनत फराहम करने का फैसला किया है। अगर जरूरत है तो इस बात की कि हुकूमत सरकारी इदारों को वो तमाम सहूलियात फराहम करे जो उन तालीमी इदारों का बुनियादी हक है। सरकारी तालीमी इदारे जब आला दर्जगाह के तौर पर सामने आएंगे तो उनमें पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी पूरा एतमाद बनेंगे। इस तरह सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की हालत बेहतर बनाकर देही और पसमानदा इलाकों में कायम लड़कों और लड़कियों के स्कूलों पर खास तवज्जो देनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव की, इसी तरीके से अगर हम यूथ की बात करें और जो बच्चों की बात करें पाकिस्तान में, वो ही इस मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है। आज के दिन हम बजट के बारे में, एजुकेशन के बारे में और फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। मौजूद है हमारे साथ हुनैत लाखानी साहब, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, मेंबर ऑफ बैतुल माल सिंध, चेयरमैन इकरा यूनिवर्सिटी हैं और बहुत बड़ा इंटरव्यू है। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली राशिद साहब, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, CEO हैं डिस्कवर ग्रुप के और साथ साथ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के भी में आपकी पार्टिसिपेशन रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी कि हुनैत साहब इस पर कमेंट करें। सर,
एजुकेशन के ऊपर बात होती है और सबसे बड़ी, अगर बजट को ओवरऑल रिव्यू किया जाए तो मैं चाहूँगी पहला आप कमेंट उस पर कर लें, फिर एजुकेशन के ऊपर भी आएंगे। बजट के अंदर जो इस बार जो बजट दिया गया है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही सबको बता दिया था कि सब खुश रहेंगे, इतने ज़्यादा एक फ्रेंडली बजट दिया जा रहा है और ये ईयर ग्रोथ का ईयर रखा गया है। अगर इकोनॉमिक नंबर्स देखें तो पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कोविड के चैलेंज होने के बावजूद। अब क्या दिखाई दे रहा है इस बजट के आने के बाद, कितनी खुशी देखी जा रही है लोगों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल जो है कि बजट से काफ़ी पॉजिटिविटी आई है मुल्क के अंदर, और उसका रीज़न ये है कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, चाहे फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे सिटीज़ के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जैसे एप्टमा हो गई, टेक्सटाइल्स की, आबाद हो गई, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गई, और बाकी जितनी भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, चाहे लार्ज स्केल इंजीनियरिंग के एसोसिएशन हुई, वो सब बहुत खुश हैं। और खुश क्यों हैं? क्योंकि वो सब जो हैं उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट्स अचीव किए हैं और ग्रोथ पर हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की ज़रूरत थी, और वो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बन गए हैं, टारगेट है, जो टेक्नोलॉजी के हैं, जो टेक्सटाइल्स के हैं, जो जहाँ पे उनको टैक्स की छूट है, जहाँ पे उनको ड्यूटी की छूट है रॉ मटेरियल के ऊपर। और हर इंडस्ट्री को आप देखें उसमें, जैसे कार इंडस्ट्री है, उसमें 800 सीसी से कम की गाड़ियों को जो है वो 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क आएगा उनकी कीमत में, थोड़े दिनों में आप देख लेंगी, और वो एक गरीब आदमी को इमीडिएट फ़ायदा होगा, और वो गाड़ियाँ हैं जो मुल्क के अंदर बनती हैं कम्प्लीटली, तो मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। आप कार से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ आएँ, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो खाम माल है, 35% से ज़्यादा खाम माल जो है उसके ऊपर उन्होंने जो है और ड्यूटी फ्री, कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है, तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। सेम अगर आप आईटी इंडस्ट्री की तरफ आएँ, तो उसमें $2 बिलियन हमने अचीव कर लिया है फ्रीलांसर्स ने, और इसके अंदर स्कोप हमें जो है वो $20 बिलियन का नज़र आता है। सो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ड्यूटीज़ के ऊपर, और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में जो टेक्नोलॉजी के हैं बहुत ज़्यादा फोकस है, और उसका रिजल्ट आपको $2 बिलियन से $20 बिलियन पे जाता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैंने 3 इंडस्ट्री बताई, इसके अलावा मैं 10 और इंडस्ट्री बता बहुत सकता सारे हूं, सेक्टर्स भी हैं एग्जैक्टली जिसको पॉइंट आउट किया जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि इंट्रोडक्टरी कमेंट अली से भी ले लूँ। अली, आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कैसे दिखाई दे रहे हैं इस बजट के बाद? खासकर आप देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी वहाँ भी आ सकती है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो आया है, चाहे सिंध का हो या वफाक का हो, आई थिंक इट्स खुशाइन बात है कि ऑल द अनाउंसमेंट विच हैव बीन मेड आर वेरी पॉजिटिव, बट द ओनली इशू इज़ कि हम अनाउंस तो चीज़ें कर देते हैं बट वी डोंट कम थ्रू समटाइम्स। सो दिस टाइम वी आर होपफुल कि जो चीज़ें अनाउंस हुई हैं उस पर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन भी हो। Right. The announcements are good, the budget is good, and we are very hopeful. And I think अब देखना ये है कि ये एक्चुअली हो सकेगा या नहीं। राइट। हुनैद, हम देखते रहे हैं कि पास्ट में फीते बहुत कटते थे मगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। अभी हमने देखा है कि रिबन्स बाद में कटते हैं और इम्प्लीमेंटेशंस पहले होती हैं। तो आप अग्री करते हैं अली के पॉइंट से कि ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो चीज़ों की जितनी भी दिखाई दे रही हैं? नहीं, ये तो हम प्रॉमिसेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तो हम बात करें जो ऑलरेडी ग्रोथ अचीव हो गई है। सो आपको अभी मैंने 3 सेक्टर्स का जिक्र किया, अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मैंने जिक्र नहीं किया, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैंने जिक्र नहीं किया, और बाकी जो और भी बहुत सारी टूरिज्म के अंदर जो पाकिस्तान में ग्रोथ है वो और कहीं, और ये ऑलरेडी नज़र इवन इन कोविड डेज नज़र आ रही है। और यही ग्रोथ अगर चलती रही, हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसमें अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देंगे सही डायरेक्शन में तो ये इसको टर्बो बूस्ट लग जाएगा। 4% से 8% अचीव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिस तरह आज आपको बांग्लादेश। क्या लगता है सर, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि 4% पे आने में ही हमें काफी साल लगे हैं अगर ये पूरे 3 साल देखे जाएं। कोविड का चैलेंज भी था। आपने सही कहा। जो 7% का टारगेट है वो इन 3 इयर्स टाइम है, और उसके बाद हमें ये कंटिन्यूटी चाहिए इसकी एटलीस्ट 20 इयर्स तक। कि हम 20 इयर्स तक 7% प्लस ग्रोथ रेट रखेंगे तो हमारे मुल्क में लोग जो हैं ये गुर्बत से, अनएम्प्लॉयमेंट से, और जो हमारी बाकी सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और डेवलपमेंट के, उससे निकल सकेंगे। बिल्कुल। अभी आप एजुकेशन पे भी बात करेंगी, मुझे पता है,
सो देयर आर इश्यूज मुल्क के राइट, अंदर मैं बहुत चले सारे एजुकेशन सीरियस पे भी इश्यूज आऊंगी, हैं। जीडीपी की बात हो रही है, मैं अली को भी चाहूंगी इस पे हाँ, इंक्लूड करना। देखिए, अली, आप क्या समझते मैं- हैं जो 4% की ग्रोथ दिखाई दे रही है आने वाले आइंदा ईयर्स में, कितना हम समझते हैं अचीव कर लेंगे? देखें, मैं यहाँ मानूंगा कि एक एक्सपेंशन हो रही है, बिजनेसेस जितने भी हैं टेक्सटाइल के हों वो हों, दे आर एक्सपैंडिंग लाइक दे नेवर बिफोर, Obviously. और वो जा रहे हैं। और इसमें थोड़ा जो चीज़ है यहाँ जो अप्रिशिएट करने वाली है वो ये है कि इंडिया बांग्लादेश वे वेरी हार्ड हिट जो कि कोरोना था, बट पाकिस्तान वाज एबल टू हैंडल सिचुएशन मच बेटर। तो वहाँ के भी जो ऑर्डर्स और जो चीज़ें थी अब हमारे पास आने शुरू हैं, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एक्सपोर्ट्स हमारी जो हैं दे हैव गॉन अप, एंड इस वजह से आई फील कि अब जो है कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। माजी में कुछ चीज़ें रही, बट आई गेस कोई नई हुकूमत आती है तो देयर आर सम टीथिंग इश्यूज़, कुछ चीज़ें होती हैं, बट अब वाज़े तौर पे कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। और हमें दिख रही है कि ये सिंध हुकूमत, अच्छा मैं बात सिंध की भी करूँगा इसलिए कि मैं कराची का शहरी हूँ, तो सिंध हुकूमत और फेडरल में एक माजी में एक डिस्कनेक्ट रहा है। अगर आप देखें माजी सदम है तो अभी भी बोलूंगी कि नहीं, कुछ चीजें मैं- ऐसी हैं मगर जिस नहीं, पे मैं उस पे आ जाता हूँ। एक पॉइंट नहीं दिखाई एक देता। ऐसा डिस्कनेक्ट था जहाँ पहले बात ही नहीं होती थी, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सिंध आते थे तो वो मीटिंग ही नहीं हो सकती थी। मगर अब आई एम सीइंग अ पॉजिटिव चेंज। आई थिंक अब दे आर विलिंग टू टॉक, डायलॉग होने जा रहा है, दे आर सिटिंग टुगेदर। आई थिंक एवरीबडी इज रियलाइज्ड कि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, और जब तक हम साथ सर जोड़ के नहीं बैठेंगे इसकी बातचीत के जरिए तो सर जंगें खत्म की जा सकती हैं, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली तो ये माजी में नहीं हो रहा था, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ मुझे दिखाई दी है कि नाउ ऑल ऑफ अस आर बैठ के बात भी कर रहे हैं जहाँ। और देखें, अगर कहीं शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उनको तो आइडेंटिफाई करना, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, वो एक दूसरे को हेल्प ही कर रही होती है ना। Right. आई मीन नोबडी इज डूइंग द बेस्ट, आई मीन ऑब्वियसली जितना हो सकता है वो करते हैं। तो खुशाइन बात है, जैसे जितने भी सेक्टर्स हैं आप देखें, दे आर डूइंग मच बेटर देन दे वर इन द पास्ट 2 years। राइट। माजी में ग्रोथ, अब देखें ग्रोथ रेट फ्रॉम चलिए सर, लेट द पास्ट इन द पास्ट, जस्ट टॉक अबाउट फ्यूचर। मैं टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग आपने कि कहा नेगेटिव शहरी- माइनस नेगेटिव। देखिए एक आई थिंक हिस्ट्री में नेगेटिव ग्रोथ से 4% पे लाना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड एजुकेशन के, चाहे वो सिंध हुकूमत और फेडरल, बिल्कुल एजुकेशन पे भी आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले मैं बजट को यहाँ पे कंपाइल करके फिनिश देखिए करूं। मैं बताऊं, सर मैं पूछना आपको- चाह रही हूँ, आप कराची के शहरी होने के नाते बात कर रहे हैं, जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, सिंध का बजट भी आया है और एक फेडरल बजट भी आया है, दोनों फ्रेंडली बजट हैं, तो सिंध का बजट कितना फ्रेंडली है और इससे बिजनेस कम्युनिटी कितनी हैप्पी है, और अगर वो हैप्पी है, इफ यस, तो कितना जबरदस्त बूस्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर? जरा प्लीज ये भी बताइए आप हमारे। देखें सिंध जो है 70% जो है आपको कमा के देता है पूरे पाकिस्तान को। सो आई थिंक सिंध प्लेज अ बिग रोल इन जो इंडस्ट्री जो यहाँ हैं, जो भी चीज़ें। तो नाउ दैट द बिजनेस कम्युनिटी एंड ऑल द पार्टीज आर ऑन द सेम पेज, आई थिंक बूस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, एंड इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक टैक्स कलेक्शन आप देख लें हो रहे हैं, पीपल आर कमिंग इनटू द टैक्स नेट। शॉर्टफॉल हुई कुछ एसआरबी की तरफ से भी हुई, मगर कोविड के टाइम्स थे, उस वक्त टारगेट सेट्स हुए थे 2021 का था ना, टारगेट्स fiscal year 2020 में different सेट हुए, फिर कोविड आया, फिर भी आई एम सेइंग इवन बिकॉज ऑफ कोविड फिर भी इतना अच्छा काम हुआ। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी अप्रिशिएटेड। स्टॉक एक्सचेंज को देखें आप, कहाँ से कहाँ, बिकम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन एशिया फ्रॉम ये कोविड टाइम्स पे जो उसने डिप लिया एंड हाउ रिबाउंड करके जो आई, एंड अभी भी 27,000 से 48,000 और जो अभी भी आप बात करिए, दिस इज इनसिग्निफिकेंट। जो आपने कहा कि प्रेशर में थी, इट्स 0.16%, व्हिच इज नॉट, अगर आज नीचे आया, अगर पूरा ओवरऑल मार्केट, मैं डेली की स्टैटिस्टिक्स बताते हैं बट तो दैट उसके इज ऊपर नथिंग, बता बट रहे हैं, एज अपोज्ड टू द मार्केट, नथिंग। या इंडेक्स जो था उसका 0.16%। चलिए मैं हुनैद साहब को चाहूंगी कि वो कमेंट करें। सर जीडीपी की बात हुई है और स्पेसिफिकली सिंध गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर बात करूं तो मैं भी कराची का शहरी हूं, और मैं भी देख रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है टूरिज्म के साथ साथ मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री पे, जो बहुत बड़ी ग्रोथ की इंडस्ट्री है फ्यूचर में, जिनको कैप्चर किया जा इलेक्ट्रिक सकता कार की है इंडस्ट्री टैक्स पे के है, हवाले से। उस पे कंप्लीट छूट दी है, और उसके ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है फ्यूचर में। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा
जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कराची है। और कराची को अगर आप देखें तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ना जी। कराची में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे काम कितना हुआ? 0। कितना होने जा रहा है इस बजट में? 0। ऑन दी अदर हैंड अगर आईटी पे आप देखें 1 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर पे हमारी ग्रोथ गई है एक्सपोर्ट्स। आईटी सेक्टर पे इस बजट में उन्होंने कितना लगाया? कोई आईटी टावर बना रहे हैं, कोई आईटी जोन लगा रहे हैं? बिग एक डिबेट हो जाएगी और यहाँ पे मैं खाली ये बात एक बताना चाह रहा हूँ कि सिंध का जो बजट है उसके अंदर अगर हम आईटी से 2 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं तो फ्यू $100 बिलियन हमें लगाने चाहिए ताकि इसको हम 2 से 20 बिलियन पे लेके जाएं। पूरे मुल्क का फायदा होगा, सूबे सिंध का भी फायदा होगा, सिर्फ हम एक सूबे कराची के का बारे भी में फायदा होगा, नहीं यंग लोगों का भी फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमें फोकस करना चाहिए उन इंडस्ट्रीज की तरफ जो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगी और वो इंडस्ट्रीज कराची में हैं, चाहे वो साइट एरिया हो चाहे कोरंगी एरिया हो। चलें सर, गुफ्तगू ड्रैग हो रही है, मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन के ऊपर आ जाएं जो हमारा एक हॉट टॉपिक भी रहा है। एजुकेशन पे यहाँ ऐड करना चाहूँगा। देखिए कराची में जो है वफाक ने माजी में जो थोड़ा मैंने आपसे अभी बात की, बजट्स तो बहुत अच्छे हैं मगर अनाउंसमेंट्स तक ही रहते हैं कभी कभी। जैसे मैं माजी में कराची, ऑब्वियसली हुनैद भाई और हम दोनों कराची के शहरी हैं, तो इट गेट्स अ बिट कंसर्निंग फॉर अस ऑल्सो। 1100 अरब का जो पैकेज अनाउंस होता है कराची के लिए, बट देन वी हियर नथिंग अबाउट इट। अगर वो 1100 अरब आ जाते तो शायद इंडस्ट्रियल जोन्स में भी काम हो जाता। चलिए सिंध ने नहीं किया, डेफिसिट है। अच्छा एक और चीज, अच्छा मैं एजुकेशन पे आ जाता हूँ। मैं एजुकेशन पे आता हूँ। टेलीकॉम आजकल हालात की वजह से, ये कोविड की वजह से जो जितनी भी इशू, एजुकेशन हैड बिकम ऑनलाइन। डू यू थिंक इट वाज वेरी वाइज कि आपने टेलीकॉम पे जो है और ये इंटरनेट ख़ास तौर पे डेटा पे आपने मज़ीद टैक्सेस लगा दिए हैं और ड्यूटीज़ लगा दी हैं, लेवीज़ लगा दी हैं? ये कम नहीं होना चाहिए था। और एनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी या कंट्री जो प्रोग्रेस और आईटी या हाईटेक उसमें जारी होती है, स्पेशली इन दिस कंडीशन, सो सम थिंग्स आर व्हिच आर क्वेश्चनेबल, जिन पे सवाल बनता है कि सर 12% से 10% पे ले तो आए हैं। कौन लेके आए हैं? फेडरल की बात हो रही है, आईटी की बात हो रही है। नॉट आईटी, आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीकॉम, जो इंटरनेट डेटा okay. डेटा पे तो बड़ा सर आप अगर सूबे की बात करें तो सूबे के अंदर क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? सूबे के अंदर तो बहुत अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ कौन सा पहले इंटरनेट फ्री था, तो फिर अब सर बड़ी डिबेट हो जाएगी। छोड़ें आप इस बात को और चलें एजुकेशन पे आते हैं। सूबे का सब्जेक्ट नहीं है ना, अगर होता है टेलीकॉम वो पीटीए वगैरह, इट्स विद द फेडरल। या ठीक है, चलें इसके ऊपर तजवीज़ है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, इस पर मजीद बहस हो रही है, बातचीत के जरिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। हम यहाँ क्रिटिक्स के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ सोल्यूशन डिस्कवर करने के लिए बैठे हैं और अच्छी बात है कि जितने सोल्यूशंस हों और वो राय को जो है वो आगे भी बढ़ाया जाए। सर हुनैद साहब, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं और 21 से आई गेस प्राइमरी भी ओपन हो रहे हैं। गांव घोट के स्कूल्स जो है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं कोविड के अंदर। बहुत जैसे ऑनलाइन की अगर हम क्लासेस की बात करें तो उससे एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पीछे रह गया है। सर इसके ऊपर प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं एज एन एजुकेशनिस्ट 25 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं इस वक्त क्रिटिक करने के लिए नहीं, मैं क्रिटिक के लिए नहीं बैठा कि मैं इधर फेडरल गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को किसी को मैं इस पर वो करूँ। ये बात आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आप जो हालात देख रही हैं मुल्क के अंदर, सारा अफरा तफरी, झूठ, मिलावट, ये सब कुछ, इसका जड़ जो है वो तरबियत से आती है, तालीम से आती है। ना तालीम है ना तरबियत है। आज भी 47% बच्चे जो हैं वो स्कूल का दरवाज़ा, स्कूल का कमरा नहीं देखते अपनी लाइफ में। वो बच्चे बड़े होंगे, वही बच्चे जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी होंगे। बाकी जो हैं उनमें भी देखिए ना, 1/3 जो है वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं, 1/3 पीले स्कूल जाते हैं, 1/3 मदरसा जाते हैं। अब मदरसे के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं फ्यूचर में? आप जो है वो उन बच्चों से जो पीले स्कूल में जा रही हैं, क्या वो बाबू बनेंगे? नहीं, वो नहीं बन सकते, उधर वो तालीम ही नहीं दी जा रही। तो रिफॉर्म्स प्राइवेट स्कूल में भी आपको पता है कितने प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, कितने प्राइवेट स्कूल गलत काम कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारी तवज्जो एजुकेशन के ऊपर नहीं है और एजुकेशन पे मनी मेकिंग डिवाइस बने हुए हैं सारे। अगर आप थोड़े दूसरे लफ्जों में बताया जाए तो मैं तो ये कहता हूँ, आज का जो वक्त है उसमें दरख्त के नीचे भी जो पढ़ा रहा है वो इबादत कर रहा है, इस मुल्क की खिदमत कर रहा है। सो मनी मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग और वो टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा, वो एक अलग मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बच्चे को 100% बच्चे को पढ़ना चाहिए। और इस वक्त मुल्क की, चूँकि हमें इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए, तो मुल्क में एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम स्किल्स के ऊपर फोकस करें,
ہر بچے کو ہنر کے اسکلز اوپر سکھائیں، فوکس کریں۔ ہنر سکھائیں تاکہ وہ اپنی انکم میں اضافہ کر سکے، اپنی فیملیز کو غربت سے نکال سکے، یہاں نہیں تو باہر، باہر نہیں تو مختلف چیزوں میں اپنے جو ہے وہ اپنی انکم بڑھا سکے۔ رائٹ، علی صاحب ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ جب ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، اگر غریب گھرانے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں سے کچھ بچوں کا بھی یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہوں گے اور بڑے ہونے کے بعد آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے، برین ڈرین بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو اس کے اوپر بھی پلیز ذرا فوکس کریں۔ ہاں بالکل، یہ بالکل ہوتا ہے، اینڈ آئی تھنک دس از رانگ۔ باہر جائیں بھی تو آئی تھنک دے شوڈ کم بیک ایونچولی، اگر اف دے فیل کہ باہر ایجوکیشن ایکوائر کر کے واپس آ کے دے کین سرو دیئر کنٹری، it'll be a good thing. And I think اس کے علاوہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو which is I feel is very wrong. ہمارا بچہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح پڑھ لکھ کے یا کوئی ڈگری حاصل کر کے کوئی سرکاری نوکری حاصل کر لے، اینڈ اس پہ I see people actually having کنڈیمنگ، جی وہ اتنا ہمارا کوٹا تھا یا اتنا ہمیں جابز نہیں ملی۔ سرکاری نوکری آپ کو کیوں چاہیے؟ اٹس ون، وائی ناٹ دا کارپوریٹ سیکٹر؟ بچوں کو آپ کس طرف لگا رہے ہیں؟ مطلب اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہی سوچ کے سرکاری نوکری کی طرف ایک شخص آتا ہے بچہ، تو his thought is کہ یار میں I will do obviously تو یہ سب چیزیں چینج کرنا ہے۔ اور اگر باہر جانا بھی ہے I see nothing wrong with it، وہ تو اسلام میں بھی کہا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو that is nothing wrong with that, but I feel کہ once you become capable and you feel that you can serve your country, you should always come back and add value۔ آپ پورے پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آ جائے تاکہ اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے۔ حنید صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی ایک گفتگو بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ آج ہمارا ملک جو بچا ہوا ہے، آج ہمارا ملک جو بچا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے جو باہر کام کر رہے ہیں اور ملک میں پیسے بھیج رہے ہیں۔ ہماری انکم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اتنی زیادہ نہیں ہے، ہماری پورے ملک کی ایکسپورٹس اتنی نہیں ہے جتنی ان لوگوں کی ریمیٹنسز ہیں۔ سو ہمیں تو اور زیادہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز کی سر بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر۔ 25 کروڑ عوام میں ہیومن ریسورس ہی ہے تو ہے ہماری اسٹرینتھ۔ ہیومن ریسورس کو ہم اسکل کریں، ٹرین کریں اور باہر بھیجیں۔ باہر ان کے گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور جو باہر جاتا ہے اپنا وطن چھوڑ تھوڑی دیتا ہے، ایونچولی تو مٹی کھینچ کے لاتی ہے واپس۔ خیر اپنا ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اوپینین، میں نہیں سمجھتا، میرے خیال سے ایسے تو پورے ملک کو باہر بھیجنا، آپ وہیں سے کہا کہ ریمیٹنس کرے۔ آئی فیل کہ if somebody is capable جائے بالکل، آئی تھنک اگر if that person is that واقعی میں اتنی کیپیبلٹی اس میں ہے تو آئی فیل ہی کین انسٹیڈ جو ریمیٹنس مائنر سی، یہ میجورٹی جو آتی ہے لیبر کلاس اور ان لوگوں سے آ رہی ہوتی ہے میجورٹی جو ریمیٹنسز آتی ہیں، مگر اگر آپ کسی ہائی اسکلڈ لیبر یا کوئی ون آف اے کائنڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ جو بہت ویلیو ایڈ کر رہا ہے کسی باہر ملک میں، جیسے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا ایک بہت بڑا ڈاکٹر جاؤ یا بائیڈن کی ٹیم کا حصہ کوئی پاکستانی، اور جی بالکل سو آئی تھنک سچ پیپل شوڈ کم بیک اینڈ ہیومن کیپٹل سے باہر نہیں، ہمارے ملک میں آ کے جب تک ہم اپنی سیاستدانوں کو برا کہتے ہیں، ہم اپنے سرکاری اداروں کو برا کہتے ہیں، بٹ ٹل گڈ پیپل ڈونٹ کم بیک اینڈ کم فارورڈ، دیز بیڈ ایگز وونٹ ٹیک اے بیک سیٹ۔ آ کر صفائی کرنی پڑے گی نا، گند میں جا کر ہی گند صاف ہوگا۔ حنید صاحب is still smiling, he is constantly smiling. Please حنید صاحب کامنٹ کریں۔ آج کی دنیا میں اس گلوبل ولیج میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ پرانا ہو چکا ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے باہر نہ جائیں۔ میرے پاس اس وقت 40 لوگ ہیں جو ویسٹرن ورلڈ سے آئے ہوئے ہیں، فرسٹ ورلڈ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ آ کے پڑھا رہے ہیں، میرے بحری ٹاؤن کیمپس کے اندر پڑھا رہے ہیں، میرے مین کیمپس میں پڑھا رہے ہیں۔ تو کیا ان کے ملک جو ہے ان پر پابندی لگا دے کہ تم ملک چھوڑ کے کیوں باہر گئے ہو، برین ڈرین کر رہے ہو، وہاں کے برین کو ٹرین کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، یہ ہائر ایجوکیشن اور جو ریسرچ سائٹ پہ اور یونیورسٹی باہر کیوں نہیں کھول لیتے؟ اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں میکسیمم لوگوں کو، بہت زیادہ فنڈنگ کریں سکلز کے اوپر۔ جب سکل لیبر ہوگی تو انڈسٹریز یہاں پر آئیں گی، یہ جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں اس کے اوپر انڈسٹریز زیادہ وائبل ہوگی کیونکہ لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ لیبر پروڈکٹیوٹی جب بڑھے گی تو اور بھی، اب آج آپ کے پاس موبائل فون بنانے والے آ گئے، کل چپ بنانے والے آ جائیں گے، پرسوں اور ایسی انڈسٹری آئے گی۔ یہی بات ہو رہی ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ریفارمز بھی ہونے چاہیے۔ ایک اگر غریب، جیسے آپ نے کہ پچھلے پوائنٹ میں کہا کہ پیلے اسکول جا رہا ہے کوئی، اور کوئی مدرسے میں جا رہا ہے، اور کوئی بہت ہی ہائر اور پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ تعلیمی معیار سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، سب کو پیرلل رکھا جائے،
सब एक जैसी तालीम हासिल करेंगे जभी तो कंपटीशन पता चलेगा कि कौन किससे ज्यादा कम्पीट कर यही सकता है। इरादा है प्राइम मिनिस्टर सेम का। गोज विद योर यूनिवर्सिटी, आपके क्या यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या तालीम की मयसर किसी भी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में चले, बिल्कुल अगर ऐसा ही आप होता है। स्पेसिफिक हम पॉइंट आउट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखें, पाकिस्तान में जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर का एक गोल था कि एक मेयार तालीम हो सबके लिए, बिल्कुल। और उस पर काम हो रहा है, और वो बहुत इजीली। आज भी हम लोग कैम्ब्रिज एजुकेशन के लिए कितने बिल्कुल। $800 million एवरी ईयर, 800 million pounds एवरी ईयर जो है वो हम ओ लेवल्स और ए लेवल्स की एग्जामिनेशन के लिए देते हैं। क्या एग्जामिनेशन हम नहीं ले सकते यहाँ पे? सो ये ऐसी It's a चीजें good हैं, point. ये ऐसी चीजें जो Whatever इजीली degree की में जा matter सकती करती हैं। है सर, डिग्री मैटर करती देखिए, है। यू आर राइट, उनका कंटेंट, उनका जो करिकुलम है वो बेहतर है, बट आज का ज़माना वो नहीं है जिसमें करिकुलम लाना, चेंज करना कोई बहुत बड़ा मसला हो। हमारे पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट पब्लिक और पार्टनरशिप बहुत करनी सारे होगी। लोगों की ये हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है जो बिल्कुल पीले स्कूल से बन के निकले हैं। अगर एक आप ज़माने में बनती बिल्कुल थी ना, बनते सब थे, लोग तो हमारे सर अब जो क्या हो गया आबाओ है? अजदाद हैं वो सब पीले स्कूल से पढ़े हैं। एग्जैक्टली, तो अब क्या हो गया है? देखिए, अब चूंकि पीला स्कूल का जो निज़ाम है वो इतना करप्ट हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन अब गायबंदी डिपार्टमेंट। भी होती है अगर आप देखिए, स्कूल्स में देखें तो। सारे टीचर्स ऐसा जो होता है हैं ना, वो सर, पैसे reports हम लेके देखते भर्ती हैं। दिए गए हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को भर्ती किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो निज़ाम ख़राब हो गया, एग्जामिनेशन ख़राब हो गए, बोर्ड्स ख़राब हो गए, उनके सिस्टम्स ख़राब हो गए, उन्होंने टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं की, और वो अब उनको ठीक करना जो है मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। बट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज़ द ओनली वे आउट। यही वर्ल्ड बैंक भी कहता है, यही हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, और उस पर काम हो रहा है। आप देखें, जो आगा खान बोर्ड है वो भी इसी तरह एक बोर्ड ही है जिस तरह बाकी बोर्ड है पाकिस्तान में, लेकिन उसका स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है। मैं तो समझता हूँ उसका स्टैंडर्ड हमारे आने वाले दिनों में कैम्ब्रिज को